हरे कृष्णा। ये हमारे रेलवे एनटीपीसी की तीसरी क्लास है। पुरानी 2 क्लास में हमने 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज अपन 21वें क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं। 21वें प्रश्न में दिया हुआ है कि एक बस 1 घंटे में 12 सही 2/5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, तो यह 2 सही 3/4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में बताना आपको कि 2 से 3/4 घंटे में वह बस कितनी दूरी तय करने वाली है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इसको देखिए किस तरीके से कर सकते हैं कि कोई बस 1 घंटे में, यहाँ पर अपन लिखा हुआ है कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर सकती है, 12 सही 2/5। 12 सही 2/5 को अपन क्या लिख सकते हैं कि 5 का 12 हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर 12 पंजे 60, 60 में 2 जोड़ने पर कितना आने वाला है 62, 62 बटे में 5 किलोमीटर। ये अपना लिखा हुआ है कि 1 घंटे में 62/5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो वही बस 2 सही 3/4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब 2 सही 3/4 घंटे को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 और 3 11, 11 बटे में 4। यहाँ पर अपन लिखेंगे 11/4 घंटे में वही बस कितनी दूरी तय करने वाली, ये आपका प्रश्न बनता है। तो यहाँ पर घंटे से घंटे की इकाई कैंसिल हो जाएगी, शेष इकाई आने वाली है किलोमीटर वाली। और हमको पता है कि क्रास में हमेशा इंटू किया जाता है, मतलब 62/5 का गुणा करना है 11/4 में। ये अपन गुणा करते हैं 62/5 इंटू 11/4। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से 31 बार कैंसिल होगा, ये 2 से 2 बार कैंसिल होगा। फिर अपन गुणा कर देते हैं, 11 के 31 में गुणा करने पर 11 एकम 11, शेष बचेगा 1, 11 तिया 33 और 1 34। बटे में क्या आने वाला है, 5 का 2 गुणा करने पर 5 दूनी 10, और बटे में 10 है मतलब पॉइंट अपन एक अंक बाद लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 341 में एक अंक बाद पॉइंट लगाएंगे तो कितना आने वाला है यहाँ पर, ये 34.1 किलोमीटर। तो वही बस जो है 2 सही 3/4 घंटे, 2 सही 3/4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 34.1 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा यहाँ पर, ये बी इसका सही आंसर आ जाएगा। 22वां प्रश्न इसमें दिया हुआ है, यदि ए अनुपात बी है 2:5 तथा बी अनुपात सी है 3:4, तो ए अनुपात सी कितना होगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन तीनों का क्रमशः अनुपात निकालेंगे। किस तरीके से अपन निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, इन तीनों का क्रमशः अनुपात कितना आएगा। तो ए अनुपात बी का अनुपात है 2:5, ए का अनुपात 2 है और बी का अनुपात 5 है। तो जैसे ए का अनुपात 2 है तो अपन ए के नीचे लिखेंगे यहाँ पर ये 2, बी का अनुपात 5 है तो अपन यहाँ पर बी के नीचे लिखने वाले हैं 5। अपन ने ए अनुपात बी का मान निकाल लिया। अब यहाँ पर देखिए बी अनुपात सी बराबर से दिया हुआ 3:4, मतलब बी का मान 3 है और सी का मान 4 है। तो बी के नीचे हम 3 लिखेंगे और सी के नीचे 4 लिखते हैं। बी ये है, बी के नीचे अपन लिखते हैं 3 अनुपात सी के नीचे लिखते हैं अपन 4। इस तरीके से अपन ए और बी का अनुपात 2:5 और बी और सी का अनुपात 3:4। अब इनको हल करने का तरीका क्या होता है, इस तरीके से इंटू किया जाता है। 2 का 3 में गुणा करने पर कितना आएगा 6, फिर उसके बाद 3 का 5 में गुणा करने पर कितना आएगा 15, उसके बाद 5 का 4 में गुणा करने पर कितना आएगा यहाँ पर ये 20। ये ए बी और सी तीनों का अनुपात कितना बनेगा, 6:15:20। पर आपसे पूछा क्या है यहाँ पर, ए अनुपात सी का मान कितना होगा। आपको ए अनुपात सी का मान निकालना है। तो ए की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं अपन ने, इसमें 6, ये अपन ने 6 लिखा हुआ है। सी की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं 20, ये सी के नीचे अपन ने 20 लिख दिया है। ए और सी का अनुपात आएगा 6:20। अब इसको अपन और छोटा भी कर सकते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 तिया 6, ये 2 से कैंसिल होगा 10 बार। तो ए और सी का अनुपात कितना आएगा 3:10, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ जाएगा। 23वां प्रश्न, यदि एक 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी, ये आपका प्रश्न है। इसमें ऑप्शन देखिए बहुत ही सिमिलर ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन दिए 4.8 मीटर, दूसरा दिया हुआ 48 सेंटीमीटर, फिर तीसरा दिया हुआ 48 मिलीमीटर और चौथा दिया है 4.8 सेंटीमीटर। तो आंसर में देखिए कभी भी इकाइयों को देख करके तुलना करना, आंसर में लगभग अंक इसके समान दिए है। तो इसको हल करने का तरीका क्या है कि 12 मीटर लंबी छड़ को 25 भागों में बांटना, 25 बराबर भागों में। तो अपन क्या कर सकते हैं, 12 को भाग देते हैं यहाँ पर ये 25 से। अब यहाँ पर देखिए 12 को यदि 25 से भाग देंगे तो आंसर पॉइंट में आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट से किसी की शुरुआत होती नहीं, मतलब कि जो 12 मीटर है ये 12 मीटर, इस 12 मीटर को अपन सबसे पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। अब आपको पता है कि 1 मीटर में होते हैं यहाँ पर कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 12 मीटर में कितने सेंटीमीटर जाएंगे यहाँ पर, 1200 सेंटीमीटर। इस तरीके से अपन इसको हल कर सकते हैं। तो आंसर आएगा इसका सेंटीमीटर में। 25 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 25 चौके 100,
120 में से 120 में 100 घटाने पर कितना बचने वाला है यहाँ पर, ये 20 बचने वाला है ना। तो यहाँ पर कितना आने वाला है, यहाँ पर ये 20 मतलब 200 हो जाएगा। फिर 25 से कैंसिल होगा, 25 अट्ठे 200, तो कितना आने वाला है यहाँ पर 48 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आएगा 48 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। 24वां प्रश्न, यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3 है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना होगा। 4 ऑप्शन दिए, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 1/9। अब यहाँ पर देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर से 1/3, तो आपको निकालना सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान। यहाँ पर एक सर्वसमीकरण का यूज़ कर सकते हैं। सर्वसमीकरण एक होती है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर से होता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा। इस सर्वसमीकरण के माध्यम से अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं। इस टेन स्क्वायर को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो माइनस में आने वाला, मतलब अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर से कितना आने वाला है 1। ये होती है एक सर्वसमीकरण, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर से 1। अब यहाँ पर देखिए सेक टेन की वैल्यू, यहाँ पर भी सेक टेन की वैल्यू, और अपन ने सेक टेन के स्क्वायर में मान निकाल लिया है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर से अपन कितना लिख सकते हैं 1, इस सर्वसमीकरण के माध्यम से। अब यहाँ पर देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये एक सर्वसमीकरण होती है। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर से क्या होती है सर्वसमीकरण कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर से लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसी तरीके से इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मेट में लिख सकते हैं अपन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना। और दूसरे फॉर्मेट में अपन क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर ए सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये अपन ने सेक थीटा माइनस टेन थीटा इस फार्मूले के अनुसार। बराबर से कितना लिखा हुआ है 1, ये अपन ने बराबर से 1 लिखा हुआ है ना। इसको अपन एक तरफ कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसका मान दिया है 1/3, तो अपन इस सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसकी जगह लिख सकते हैं अपन 1/3। यहाँ पर क्या बचने वाला है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, फिर अपन क्या लिख सकते हैं गुणित 1/3, इसका मान 1/3 है, बराबर से 1, अपन ने बराबर से 1 लिखा हुआ है। अब 3 को अपन इस तरफ ला सकते हैं, तो यहाँ पर 1/3 है, तो यहाँ पर 3/1 आ जाएगा, मतलब 3 का 1 में गुणा करने पर कितना आने वाला है 3। और यहाँ पर क्या वैल्यू बचेगी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसका मान कितना आएगा 3। यही आपको निकालना था सेक थीटा प्लस टेन थीटा, मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना आने वाला है 3। तो आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर रहेगा। 25वें प्रश्न में दिया हुआ है, यदि 5x और 8x का HCF तथा LCM क्रमशः 9 तथा 360 है तो x का मान ज्ञात करना है कि x का मान कितना आने वाला है, ये आपका प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है उनके LCM और उनके HCF के गुणनफल के बराबर। ये फार्मूला होता है, किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो एक संख्या 5x है तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं 5x, गुणित का साइन है, गुणित का साइन लगा दिया। दूसरी संख्या 8x है, अपन ने 8x लिखा हुआ है, बराबर से LCM का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर 360, ये अपन ने LCM लिखा हुआ है 360 इंटू HCF का मान कितना है 9, ये अपन ने 9 लिख दिया। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 5 और 8 का गुणा करने पर कितना आएगा 40, और x को और x का गुणा करने पर आने वाला x का स्क्वायर, बराबर से अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 360 गुणित 9 लिख सकते हैं। 40 से कैंसिल कर सकते हैं 360 को, तो अपन ने 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, और 4 से 36 कैंसिल होगा 9 बार। यहाँ पर 9 9 गुणा करने पर कितना आ गया 81, यहाँ पर इसको अपन लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, इन बराबर से अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर x का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x का मान कितना आने वाला है 9, यही आपको निकालना था x की वैल्यू, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, मतलब ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। 26वां क्वेश्चन, इसमें दिया है एक घड़ी की MRP 4750 रुपये है तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3850 रुपये में ख़रीदा है तो उसका लाभ कितना होगा। आपको ये बताना है कि उसको कितने रुपए का लाभ होने वाला है। 4 ऑप्शन दिए, पहला ऑप्शन 240 रुपये,
दूसरा ऑप्शन 570 रुपये, तीसरा ऑप्शन 900 रुपये और चौथा ऑप्शन 330 रुपये। अब यहाँ पर देखिए एक घड़ी की MRP कितनी है 4750। ये अपना लिखा हुआ है उसकी MRP मतलब प्रिंट रेट दिया हुआ है 4750 रुपये दिया हुआ है और उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। दुकानदार ने उसकी बिक्री पर 12% की छूट दे दी। यदि 4750 पर अपन 12% की छूट देते हैं तो 12% छूट को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 88/100। अब अपन देखते हैं कि 12% की छूट देने के बाद उसने उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा या फिर उस घड़ी को कितने रुपए में बेचा हुआ है। इसको यदि अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 दूनी 10। इसको यदि अपन 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 5 नम 45, शेष बचने वाले हैं 2, 25 हो जाएगा। फिर 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 25। फिर अपन 2 से कैंसिल करते हैं 88 को, तो 2 से 88 कितने बार कैंसिल होगा 44 बार कैंसिल होने वाला है। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर 44 और 95 दोनों का गुणा करेंगे तो 44 और 95 का गुणा करने पर आने वाला है यहाँ पर 4180 रुपये। तो उस दुकानदार ने उस घड़ी को बेचा हुआ 4180 रुपये में। यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3850 रुपये में ख़रीदा, मतलब कि दुकानदार ने घड़ी को ख़रीदा हुआ 3850 रुपये में और बेचा हुआ 4180 रुपये में, उसने कम रुपए में ख़रीद करके ज़्यादा में बेच दिया तो उसे लाभ होने वाला है। आपसे पूछा उसे कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे। विक्रय मूल्य 4180 है और क्रय मूल्य 3850। अपन लिख सकते 3850 ये क्रय मूल्य है, ठीक है ना। ऊपर वाला ये रहने वाला है विक्रय मूल्य और नीचे वाला रहेगा यहाँ पर क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो लाभ मिलने वाला है। माइनस करते हैं 0 में से 0 जाएगा तो 0, 8 में से 5 जाएंगे तो 3। अब यहाँ पर एक है, इस तरफ से एक हाथ से ले लेंगे तो यहाँ पर 11 आने वाला, 11 में से 8 जाएंगे तो कितने आने वाला है 3। यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो 330 रुपये, मतलब कि उसका लाभ कितने रुपये का हो रहा है 330 रुपये का। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा। 27वां प्रश्न इसमें दिया हुआ है 4 विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य 17.5 है। यहाँ पर माध्य का मतलब होता है औसत होता है ना। माध्य 17.5 है। जब एक नया प्रेक्षण जिसका मान 20 है इसमें जोड़ा जाता है तब इसका नया माध्य कितना होगा, आपको बताना है नया माध्य कितना होगा। ये इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन 18, दूसरा 17.5, तीसरा 19 और चौथा 18.5। तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि यदि अपन किसी संख्या का गुणा करते हैं औसत में, उन संख्याओं के औसत में गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, योग प्राप्त होता है। इसी फार्मूले के माध्यम से अपन आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य 17.5 है। कितने प्रेक्षण यहाँ पर है 4 प्रेक्षण, मतलब संख्या कितनी यहाँ पर है 4, अपन ने 4 लिखा हुआ है। अब इन चारों का माध्य दिया हुआ 17.5, मतलब इन चारों का जो औसत है वो औसत रहेगा 17.5 रहने वाला है। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं इनका योग कितना आएगा। 4 का गुणा करेंगे 17.5 में तो 4 का 5 में गुणा करने पर 4 पंजे 20 की, शून्य शेष बचने वाले हैं 2। 4 7 28 और 2 30 की, शून्य शेष बचने वाले हैं 3। 4 एकम 4 और 3 7। यहाँ पर पॉइंट 1 अंक बाद लगी तो अपन पॉइंट 1 अंक बाद लगा देते हैं। यहाँ पर कितना बचेगा 70 बचने वाला है। अब इसमें दिया है कि जब एक नया प्रेक्षण जिसका मान 20 है इसमें जोड़ा जाता है तो नया माध्य आपको बताना है। एक नया प्रेक्षण मतलब एक नया प्रेक्षण जिसका औसत यहाँ पर लिख देते बराबर से इसका मान कितना यहाँ पर ये 20 है। अब यदि अपन इन 4 और 1 को जोड़ देते हैं तो पाँचों का कुल मिलाकर के औसत कितना आएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए 4 का योग 70 है, 1 का योग 20 है, 70 और 20 को जोड़ने पर कितना आ गया यहाँ पर ये 90 बराबर से 4 और 1 कितना होने वाला है यहाँ पर 5 इंटू अपन क्या लिख सकते हैं औसत। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं पाँचों का औसत निकाल सकते हैं ना। यहाँ पर 5 से कैंसिल करेंगे 90 तो 5 से कितने बार कैंसिल होगा यहाँ पर 5 एकम 5, शेष बचने वाले यहाँ पर 4, 5 8 40। तो यहाँ पर पाँचों का जो औसत है, पाँचों का औसत कितना आने वाला है यहाँ पर 18। ये आंसर आपको बताना था पाँचों का औसत कितना आएगा 18, मतलब ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर आ जाएगा। 28वां प्रश्न इसमें दिया हुआ है यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 करनी 3 हो तो इसका परिमाप ज्ञात करना, इसका परिमाप क्या होगा। यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज की बात की तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। 3 भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, मतलब कि इसको अपन क्या लिख सकते हैं AB बराबर BC बराबर C। ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर, इसको अपन समबाहु त्रिभुज कहते हैं।
इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 24 कर्णी 3, तो आपको इसका परिमाप बताना है। परिमाप मतलब होता क्या है कि 1, 2 और 3 तीनों भुजाओं का योग को कहते हैं परिमाप अपन कहते हैं। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल दिया, तो क्षेत्रफल के माध्यम से अपन इसकी एक भुजा निकाल सकते हैं। किस तरीके से इसके क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, कर्णी 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो इसके क्षेत्रफल की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 24 कर्णी 3, या अपन ने 24 कर्णी 3 लिखा हुआ है, बराबर से कर्णी 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, अपन ने भुजा का स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको कैंसिल करेंगे तो कर्णी 3 से कर्णी 3 कैंसिल, 24 का 4 में गुणा करने पर कितना आने वाला है, यहाँ पर 4 चौके 16 के 6 से 1 बचेगा, 4 दूनी 8 और 1 9, बराबर से भुजा का स्क्वायर। तो अपन भुजा का स्क्वायर बराबर से 96 है। यदि अपन यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इस तरफ क्या लगने वाली, यहाँ पर ये कर्णी लगने वाली है। अब 96 को कर्णी से बाहर निकालना, तो इसको कर्णी से बाहर अपन किस तरीके से निकाल सकते, देखिए 96 को अपन छोटे छोटे गुणनखंड के माध्यम से हल करते हैं। इसको 2 से कैंसिल कर दें, 2 से कैंसिल करने पर 2 चौके 8, यहाँ पर 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 48 को कैंसिल करेंगे तो 24 बार कैंसिल होगा। फिर 2 से 24 को कैंसिल करेंगे तो 12 बार कैंसिल होगा। फिर 2 से 12 को कैंसिल करेंगे तो 6 बार कैंसिल होगा। फिर 2 को अपन 6 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 बार कैंसिल होगा। फिर 3 से 3 बार कितने बार कैंसिल होगा, 1 बार कैंसिल होगा। यहाँ पर अपन देखते कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 का 1 जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा, 2 जोड़े बने हैं, मतलब 2 दूनी 4, और कर्णी में कितना बचेगा, यहाँ पर 2 तिया 6। तो इसका आंसर कितना, इसका मान कितना आ गया, यहाँ पर 4 कर्णी में 6 बराबर से ए, मतलब कि यहाँ पर भुजा का मान अपन ने कितना निकाल लिया, 4 कर्णी 6 भुजा, मतलब कि इसकी इस वाली भुजा का माप भी 4 कर्णी 6 है, इस वाली भुजा का माप भी 4 कर्णी 6 है, और इस वाली भुजा का माप भी 4 कर्णी 6 है। आपको इसका बताना परिमाप। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, या तो अपन तीनों भुजाओं का योग कर देते हैं या फिर इसका परिमाप। परिमाप का फार्मूला होता है, परिमाप का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर ये 3 इंटू भुजा, इस तरीके से अपन इसका परिमाप निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पर 3 इंटू भुजा का मान, एक भुजा का मान कितना है, 4 कर्णी 6, अपन ने 4 कर्णी 6 लिखा हुआ है। इसका यदि अपन गुणा करेंगे तो 3 का 4 में गुणा करने पर कितना आएगा, 4 3 12, 12 कर्णी 6। तो इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना आने वाला, 12 कर्णी 6। 12 कर्णी 6 मतलब इसका आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर, 12 कर्णी 6 इसका आंसर आएगा। 29वां प्रश्न, इसमें दिया हुआ है कि एक 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 सेकंड में एक पुल को पार करती है, तो पुल की लंबाई का पता लगा। आपको पुल की लंबाई बताना, पुल की लंबाई कितनी आने वाली है। ये 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से कौन सा मान पुल की लंबाई आने वाली है। तो इसका देखिए एक फार्मूला बनता है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है दूरी बराबर से स्पीड इंटू टाइम। यहाँ से अपन निकाल सकते हैं पुल की लंबाई। अब यहाँ पर दूरी का मतलब आपको दोनों की लंबाई निकला, दोनों की लंबाई मतलब कि ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। क्यों से कि कोई ट्रेन यदि किसी पुल को पार करती है तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ उस पुल की लंबाई को भी पार करने वाली है। बराबर से स्पीड कितनी दी ट्रेन की, यहाँ पर 15 मीटर प्रति सेकंड, ये अपन लिखा हुआ 15 मीटर प्रति सेकंड इंटू टाइम कितना दिया हुआ, पुल को पार करने में लगता है 15 सेकंड के समय, अपन ने 15 सेकंड लिखा हुआ है। इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ये सेकंड से ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा, बराबर से 15 का 15 में गुणा करने पर कितना आता है, 15 का 15 में गुणा करेंगे 225 एम, मतलब कि मीटर, 225 मीटर अपन ने लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ट्रेन की लंबाई कितनी दी क्वेश्चन में, यहाँ पर 90 मीटर, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 90 मीटर प्लस यहाँ पर पुल, आपको पुल की लंबाई निकालना, पुल की लंबाई कितनी आने वाली है। अपन क्या करेंगे, 90 को बराबर के इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, तो 90 को बराबर के इस तरफ ट्रांसफ़र करने पर पुल बराबर से कितना आने वाला है, 225 माइनस 90, और 225 में से यदि अपन 90 को माइनस करते हैं तो कितना बचने वाला है, यहाँ पर ये 135 मीटर, 135 मीटर। तो उस पुल की लंबाई कितनी आएगी, यहाँ पर 135 मीटर, 135 मीटर मतलब आंसर रहेगा इसका 20 का आंसर रहने वाला है। 30वां प्रश्न, इसमें दिया है एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे चलता है और समान दूरी पर वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़कर आता है। दौड़ने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना, दौड़ने में उसने कितना समय लिया आपको समय बताना, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए एक आदमी जाने और आने में बराबर दूरी तय करता है, बराबर दूरी मतलब कि जाने की दूरी और आने की दूरी, दोनों दूरी आपस में बराबर, डी मतलब डिस्टेंस मतलब दूरी होता है, और दूरी का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। बराबर से अपन क्या लिख सकते हैं, इस दूरी का फार्मूला भी स्पीड इंटू टाइम। यहाँ से अपन निकाल सकते हैं दौड़कर आने में उसके द्वारा लिया गया समय।
अब यहाँ पर देखिए जाने में उसकी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जाने की चाल स्पीड अपन क्या लिख सकते हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा इनटू यहाँ पर जाने का समय कितना दिया हुआ है 3 घंटे, ये अपन ने 3 घंटे लिखा हुआ है, बराबर से लौट कर आने में उसकी चाल है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ये अपन ने 16 किलोमीटर प्रति घंटे लिखा हुआ है इनटू टाइम, आपको लौट कर आने में उसका समय बताना, और समय आने वाला यहाँ पर घंटे में समय आएगा, ठीक है ना। फिर उसको अपन मिनट में चेंज करेंगे। इसको हल करेंगे तो 4 का 3 में गुणा करने पर आने वाला 12, बराबर से अपन क्या लिख सकते हैं 16 इंटू टाइम लिख सकते हैं। 16 को बराबर के इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पर ये 12 बटे में 16 बराबर से टाइम। अब ये इकाई किसकी रहने वाली, हावर मतलब घंटे की इकाई। इसको मिनट में चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें 60 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 12 बटे में 16 इंटू अपन लिख सकते हैं 60, तो इकाई आने वाली मिनट की। अब इसको यदि अपन कैंसिल करते हैं तो 4 से कैंसिल करेंगे, 4 से 12 कैंसिल होगा, 4 तिरी 12, और 4 से 16 कैंसिल होगा, 4 चौके 16। फिर 4 से 60 को कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम कैंसिल होगा 15 बार। 15 का 3 में गुणा करने पर कितना आएगा 15 तिरी 45 मिनट। तो यहाँ पर लौट कर आने में उसके द्वारा लिया गया समय कितना आने वाला है 45 मिनट का समय। 45 मिनट मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा इसका, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, 45 मिनट का उसे समय मिलने वाला है।